हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है विजय सर के यूट्यूब चैनल पर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके, जिसका टाइटल रहेगा हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है इंग्लिश के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है, क्योंकि अगर आप लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छे से समझ लिया और इसको कर लिया तो ये मान लीजिए कि आपकी आधी प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व हो गई है। हम देखते हैं कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच आखिर होता क्या है, क्योंकि जनरली जब हम बात करते हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में सिंपल ये बता दिया जाता है कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि ये होता क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। आज हम इन चीज़ों को भी एक बार देखेंगे। सबसे पहले हमारा पार्ट आता है कि व्हाट आर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये एक्चुअल में हैं क्या, तो हम इसको एक बार देखते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है। पार्ट्स ऑफ स्पीच आर अ कैटेगरी ऑफ वर्ड्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज दैट डिफाइंस द रोल ईच वर्ड प्लेज इन अ सेंटेंस। वर्ड्स आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच बेस्ड ऑन देयर फंक्शन और यूज इन अ सेंटेंस। अगर इसको सिंपल सी भाषा में कहें तो जब हम किसी वर्ड्स के ग्रुप को लिख देते हैं इन अ मीनिंगफुल वे, दैट इज अ सेंटेंस। लेकिन अगर उसी को हम बोल दें तो दैट इज स्पीच। यानी बोलने का काम जो होगा वो स्पीच का होता है, और जब लिखने का काम होता है तो सेंटेंस, पैराग्राफ, वर्ड्स, ये चीज़ें आती हैं। और जो ये स्पीच है, अगर इसको ब्रेक कर दिया जाए इन डिफरेंट पार्ट्स, क्योंकि अलग अलग वर्ड को अलग अलग हिस्से में रख लिया जाए, तो वो सभी वर्ड्स किसी ना किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी में फॉल करेंगे ग्रामर की। उस ग्रामर की जो कैटेगरी है उसको हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये जो डेफिनेशन है ये भी यही बात कह रही है। पार्ट्स ऑफ स्पीच आर कैटेगरी ऑफ वर्ड्स, ये कैटेगरी है वर्ड्स की इन द इंग्लिश लैंग्वेज। ये हर लैंग्वेज के अपने डिफरेंट होते हैं, यहाँ पे हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं। दैट डिफाइंस द रोल, वो रोल को डिफाइन करती है किस चीज़ के, ईच वर्ड, हर एक शब्द के रोल को डिफाइन करती है। और वो कैसा रोल होना चाहिए, प्लेज इन अ सेंटेंस, वो सेंटेंस में कैसा रोल प्ले करेगा वो वर्ड, वो डिफाइन करती है। दैट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। वर्ड्स आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, और इन वर्ड्स को अलग अलग पार्ट्स में क्लासिफाइड कर दिया गया। जैसे मैंने कहा ना, अलग अलग तोड़ के रख लें और अलग अलग कैटेगरी में हम उसको रखेंगे, फॉल करेगा वो बेस्ड ऑन देयर फंक्शन, कि उनका फंक्शन क्या है उस सेंटेंस के अंदर, उसके अकॉर्डिंग ही उसको रखा जाता है। और यूज इन अ सेंटेंस, या फिर उसका यूज क्या है या फंक्शन क्या है, हम वो चीज़ उसमें देखेंगे। तो यहाँ से हमारे लिए क्लियर हो जाता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आखिर है क्या। अब बात आती है कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, वो और देख लेते हैं हम। वाई आर दे इम्पोर्टेंट। सबसे पहला पॉइंट बनता है अंडरस्टैंडिंग सेंटेंस स्ट्रक्चर। हमारे पास सेंटेंस का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, किसी भी लैंग्वेज का अपना स्ट्रक्चर होता है, और इंग्लिश के अंदर अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चर रहता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये इस तरीके से हमारे पास एक स्ट्रक्चर रहता है। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर हम कुछ चीज़ें ऐड करते रहेंगे, कोई भी चीज़ें जो हम ऐड करते हैं उसका पर्टिकुलर प्लेस क्या होगा। जैसे यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच की कौन कौन सी कैटेगरीज को हम यूज़ कर पाएंगे, ये यहाँ पे पॉइंट रहेगा। तो जैसे सब्जेक्ट के अंदर आता है नाउन या प्रोनाउन। वर्ब आ गया, तो वर्ब का जो पार्ट होगा इसके अंदर हमारे पास वर्ब ही रहेंगी। इसके साथ में और क्या चीज़ें ऐड हो जाती हैं, जैसे हेल्पिंग वर्ब जिसको हम बोल देते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं। ऑक्सिलरी दो तरह की रहेगी, प्राइमरी और मॉडल। तो यहाँ पर हमारे पास चाहे वो वर्ब जिसको हम जनरल होती तो वो एक्शन वर्ब्स हैं, लेकिन हम उसको मेन वर्ब भी बोलते हैं, वो आ जाएंगी। हेल्पिंग वर्ब्स आ जाएंगी, मॉडल ऑक्सिलरीज आ जाएंगी, वो सब के सब इसी मिडल पार्ट के अंदर हमारी रहेंगी। और ऑब्जेक्ट के अंदर फिर से नाउन या प्रोनाउन आ जाएंगे। और उसके बाद में हमारे पास एडजेक्टिव, एडवर्ब आते हैं, उनका भी एक पर्टिकुलर प्लेस रहेगा, वो भी हम देखेंगे आगे की वीडियोस में। इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग सेंटेंस स्ट्रक्चर, नोइंग पार्ट ऑफ स्पीच, अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम जानते हैं, हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर्मिंग करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर, उससे हमें मदद मिलती है करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझने में या बनाने में। इनहेंसेस राइटिंग एंड स्पीकिंग, अगर हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच पे अच्छी कमांड है,
इट इम्प्रूव्स क्लैरिटी, ये लैंग्वेज के अंदर हमारी क्लैरिटी को बढ़ाता है। एक्यूरेसी, मिस्टेक्स को कम करता है। एंड एक्सप्रेसिवनेस, हम उसको एक्सप्रेस कितने अच्छे ढंग से करेंगे ये भी हमें बताता है या हमें देखने को मिलता है इन कम्युनिकेशन। एक्सप्रेस जब करेंगे तो कम्युनिकेशन का पार्ट रहता है। फैसिलिटेट्स लैंग्वेज लर्निंग, और ये हमें लैंग्वेज लर्निंग में हमें हेल्प करता है। मेक्स ग्रामर लर्निंग सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड, जब ग्रामर की बात करते हैं, ग्रामर की लर्निंग की बात करते हैं, वो एक सिस्टमेटिक वे हमें प्रोवाइड करता है और उनको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में। देखिए, अगर हमारा घर के अंदर अलग अलग सामान रखा हुआ है, कहीं कहीं रखा हुआ है, तो वो ढंग से नहीं रखा होगा तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर पर्टिकुलर सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड वे में रखा हुआ तो सुंदर लगता है। इस तरीके से ग्रामर के जो चीज़ें हैं वो अगर पर्टिकुलर सिस्टम के अकॉर्डिंग जहाँ पे उनका प्लेस है वहीं पे रख दी जाएंगी तो ग्रामर करेक्ट रहती है। इम्प्रूव्स टीचिंग एफिशिएंसी, हेल्प्स टीचर्स एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट्स क्लियरली एंड कंसिस्टेंटली। ये अगर पार्ट ऑफ स्पीच पे हम फोकस करते रहेंगे तो इसमें टीचर्स को हेल्प मिलती है, उनको एक्सप्लेन करने में अच्छा रहता है, जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो क्लियरली बता पाते हैं। अब हम ये भी देख लें कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होते कितने हैं। देर आर 8 प्राइमरी पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश। अब यहाँ पे दिया गया प्राइमरी, प्राइमरी का मतलब कि हम मेन रूप से इसको हम 8 मानते हैं। कुछ ग्रामर ऐसे भी होंगी जो उसके अंदर हमें आर्टिकल्स को भी उसके अंदर दिखा देगा, डिटरमिनर्स को भी उसके अंदर दिखा देगा, लेकिन वो इन्हीं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर ही फॉल करते हैं वो सब चीज़ें। तो मेनली हमारे पास ये 8 हैं। सबसे पहले नाउन आता है। नाउन क्या रहेगा? नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। हम किसी व्यक्ति के नाम को, यानी आप ये भी कह सकते हैं नाउन जो होता है वो नेमिंग वर्ड्स हैं। किसी भी चीज़ का नाम अगर रख देंगे तो वो नाउन है। इस संसार में जितनी भी चीज़ें हैं उनका कोई ना कोई नाम है और वो सब नाउन्स हैं। एग्जाम्पल यहाँ दे रखे हैं, टीचर, सिटी, हैप्पीनेस। जैसे टीचर किसी व्यक्ति का पर्टिकुलर कैटेगरी जो होती है उसका नाम हो गया। सिटी किसी शहर का नाम हो, शहर हो गया। हैप्पीनेस ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मतलब कि फीलिंग या आइडिया रह गया। प्रोनाउन, प्रोनाउन जो होते हैं वो रिप्लेसिंग वर्ड्स होते हैं। किसको रिप्लेस करते हैं? नाउन को। नाउन की जगह पे अगर कोई वर्ड काम आता है तो दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। क्योंकि बार बार जब हम लैंग्वेज के अंदर कोई वर्ड लिखते हैं तो रिपीटेशन अच्छा नहीं लगता, और उस रिपीटेशन को रिमूव करने के लिए प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है, जो कि लैंग्वेज को एनरिच बनाता है। नेक्स्ट इज वर्ब। वर्ब जो होते हैं ये एक्शन वर्ड्स होते हैं। ये किसी भी सेंटेंस के अंदर एक्शन को शो करते हैं या स्टेट ऑफ बीइंग मतलब एग्जिस्टेंस को शो करते हैं, अस्तित्व को शो करते हैं। जैसे ही रन्स अ रेस, वो एक रेस दौड़ रहा है, यहाँ पे उसका दौड़ना ये एक एक्शन हो गया। ही इज़ ए बॉय, अब वहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है बट एग्जिस्टेंस को शो करता है कि वह एक लड़का है, यह एग्जिस्टेंस को शो करता है। तो इस तरीके से हम या तो वो एग्जिस्टेंस को शो करेगा वर्ब या एक्शन को शो करेगा। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव जो होता है ये क्वालिफायर्स होते हैं और ये डिस्क्राइब करता है, मॉडिफाई करता है, क्वालिफाई करता है किस चीज़ को, नाउन या प्रोनाउन को। उसकी क्वालिटी बताएगा नाउन की या प्रोनाउन की। हैप्पी प्रिंस, हमारे पास चैप्टर भी है हैप्पी प्रिंस। वो प्रिंस कैसा है? हैप्पी है। ब्लू स्काई, स्काई कैसा है? ब्लू है। लार्ज ब्रिज, ब्रिज कैसा है? लार्ज है। तो इस तरीके से क्वालिटी को डिफाइन करता है। एडवर्ब, एडवर्ब भी क्वालिफायर्स होते हैं, लेकिन ये नाउन या प्रोनाउन को छोड़ के बाकी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, खासतौर से आप इंटरजेक्शन को छोड़ दीजिए, नाउन और प्रोनाउन को छोड़ दीजिए, तो बाकी सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को ये क्वालिफाई करता है। ये वर्ब को भी क्वालिफाई करेगा, ये एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करेगा, ये खुद एडवर्ब को भी क्वालिफाई करेगा, और कुछ केसेस में हमें देखने को मिलता है कि प्रीपोजिशन और कंजंक्शन को भी ये क्वालिफाई करता है। आगे की वीडियोस में हम इसको डिटेल से करेंगे। प्रीपोजिशन, इसके नाम से ही क्लियर है, प्री पोजिशन, वो पोजिशन जो प्री है। प्री का मतलब पहले, किस चीज़ से पहले? नाउन या प्रोनाउन से। ये वो वर्ड्स हैं
जो रिलेशन शो करते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन का बाकी के वर्ड्स के साथ में, बाकी के सेंटेंस के साथ में। और ये इनका जैसे इन्होंने बता दिया ना, मैं स्टार्टिंग में ही हमने कहा था कि हर पार्ट्स ऑफ स्पीच का अपना एक पर्टिकुलर स्थान है सेंटेंस के अंदर। तो प्रीपोजिशन कहाँ फिल होता है? नाउन या प्रोनाउन से पहले। कंजंक्शन, कंजंक्शंस में बी कॉल्ड कि फेविकोल है ये लैंग्वेज का, फेविकोल है ये ग्रामर का। जब जोड़ने का काम करेगा तो कंजंक्शन का काम रहेगा, कनेक्ट्स वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लोजेस। ये या तो वर्ड्स को जोड़ता है या फ्रेजेस को जोड़ता है, क्लोजेस को जोड़ता है। ये जोड़ने का जो काम रहता है वो कंजंक्शन, यानी वो आप याद रखिएगा जब भी कंजंक्शन की बात आएगी तो फेविकोल का मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं। इंटरजंक्शन, इंटरजंक्शन ये कुछ भी अगर आप कहो कि इंटरजंक्शन को अगर मेरे अकॉर्डिंग बात की जाए तो ये कोई वर्ड्स हैं ही नहीं। हर दिन हम इंटरजंक्शन बनाते हैं। जैसे ही हमें कोई एकदम से सडन फीलिंग आएगी, दो तरह की फीलिंग हमारे अंदर एकदम से अचानक से आती हैं, वो या तो हैप्पीनेस की आती है या सैडनेस की आती है। या तो हम बहुत ज़्यादा दुखी होंगे या बहुत ज़्यादा खुश होंगे। उस टाइम पे एकदम से जो वर्ड्स हमारे मुंह से निकलेंगे वो सब इंटरजंक्शन है। कहते हैं वाओ, ओह, एलास। लेकिन ये वर्ड्स सिर्फ यहाँ पे शो करने के लिए हैं, लैंग्वेज में यूज़ करने के लिए हैं। हमेशा दुखी होके हम एलास नहीं कहते, खुश होके हम हमेशा ओह नहीं कहते। कई बार हमें चलते हुए ठोकर लगते हैं और ओह, वो दुखी होके भी हम ओह कहते हैं, खुश होके भी ओह कह सकते हैं। तो ये उस टाइम का इमोशंस हैं जो एकदम से हमारे मुंह से प्रोनाउंस होते हैं वर्ड्स की फॉर्म में। दीज आर कॉल्ड इंटरजंक्शन। थैंक यू। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो आपसे रिक्वेस्ट कि इसको लाइक कर दीजिएगा। लाइक अगर आप करने का मन आपका करता है तो इसको प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा। और जब आप शेयर कर देंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस देखने को मिलती रहें और ये पता रहे कि कब वीडियो हमने अपलोड की है। इसके लिए आप नोटिफिकेशन को टर्न ऑन कर दीजिएगा बेल आइकन को हिट करके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।